नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 के संघर्ष के बारे में बात करेंगे। किसी भी लोकतांत्रिक देश का एक अपना संविधान होता है और उस संविधान में वहां के लोगों को कुछ मौलिक अधिकार दिए जाते हैं। ये मौलिक अधिकार उन लोगों की आजादी की गारंटी होते हैं। हमारे संविधान में भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं। हमारे संविधान में कुल 365 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 8 अनुसूचियां हैं। ये प्रारंभिक संविधान की हम बात कर रहे हैं। इसमें भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों की बात की गई है। इसमें अनुच्छेद 12 जो है वो राज्य को डिफाइन करता है। ये राज्य में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे पार्लियामेंट आता है, राज्य विधानसभा आती है, लोकल गवर्नमेंट आती है। उसी तरीके से अनुच्छेद 13 जो है वो कहता है कि अगर कोई भी विधि हम बनाते हैं या पहले से मौजूद है, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लगा था, तो उसके पहले से भी भारत में कई सारी विधियां मौजूद थी। तो पहले से आ रही विधियां या फिर उसके बाद 26 जनवरी 1950 के बाद पार्लियामेंट के द्वारा कोई विधि बनाई जाती है, कोई कानून बनाया जाता है, तो अगर इनमें से कोई भी कानून मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं हमको 14 से लेकर के 35 अनुच्छेद तक, उनमें किसी का भी हनन करती है या अल्पीकरण करती है, तो वो विधि अल्पीकरण की मात्रा तक या हनन करती है तो पूर्णतया शून्य घोषित हो जाएगी। और यह जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आएगा कि कोई भी विधि अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन करती है तो सुप्रीम कोर्ट हमारे मौलिक अधिकारों का रक्षक है और वो उस विधि का जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा करेगी, और अगर वो हमारे मौलिक अधिकार का हनन करती है तो वो विधि शून्य घोषित कर दी जाएगी। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 13 में एक वर्ड लिखा हुआ है जिसको हम कहते हैं विधि। अगर कोई विधि ऐसी बनती है तो वो विधि शून्य घोषित कर दी जाएगी। अब हम अनुच्छेद 368 की बात करते हैं। अनुच्छेद 368 में ये लिखा गया है कि हम संविधान में संशोधन कैसे कर सकते हैं। अनुच्छेद 368 संविधान के भाग 20 में है और संविधान निर्माताओं को यह लगा था कि संविधान जो है समय के साथ साथ परिवर्तित होना चाहिए, क्योंकि जैसे समय आएंगी वैल्यूज बदलती रहती हैं और नए नए विधियों की जरूरत आएगी, तो संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है। तो संविधान में परिवर्तन करने के लिए अनुच्छेद 368 में प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। जैसे ही संविधान लगने के बाद ही पहला जरूरत यह महसूस हुई कि हम लोग लैंड रिफॉर्म करें, क्योंकि उस समय जमींदारी प्रथा थी और कई सारे लोगों के पास बहुत सारी जमीनें थी और बहुत सारे लोगों के पास कोई जमीनें नहीं थी। तो जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए जैसे ही कानून बनाया गया, तो हमारे संविधान के मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 31 में एक मौलिक अधिकार दिया गया है जिसको कहते हैं संपत्ति का अधिकार। उसमें लिखा गया है कि आप या राज्य किसी की संपत्ति को नहीं ले सकता हो, यह संपत्ति रखना उसका मौलिक अधिकार है। तो जितने जमींदार लोगों की संपत्ति थे या राजाओं की जो जमीनें थी वो उनके मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था। और जैसे ही कोई राज्य या केंद्र कोई कानून बनाती थी जो उनके संपत्ति को लेने की बात करता था, तो उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो जाता था। इस तरह लोग अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 13 के अंतर्गत सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, और 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाने लगे। संविधान संशोधन की प्रक्रिया में पहला संविधान संशोधन 1951 में ही किया गया और 1951 में संसद ने एक संशोधन किया और एक शेड्यूल 9 डाल दिया और आर्टिकल 31 में भी संशोधन किया। और शेड्यूल 9 में ऐसा कहा गया, आर्टिकल 31 में संशोधन किया गया और ये कहा गया कि भाई कुछ ऐसे कानून हम बनाएंगे जो हमारे लिए बहुत जरूरी हैं और उनको हम शेड्यूल 9 में रख देंगे। उसकी न्यायिक पुनरीक्षा या न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है। और इस संशोधन को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि उसमें ऐसे कानून बनाए गए जो लैंड रिफॉर्म के थे और उनको अनुच्छेद 9 में रख दिया गया और कहा गया कि ये जुडिशियल रिव्यू इनका नहीं किया जा सकता। तो पहला ही केस आया 1951 में शंकरी प्रसाद केस, शंकरी प्रसाद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि नहीं भाई ये सही है,
आपके कुछ मौलिक अधिकारों का हनन किया जा सकता है, यानी आर्टिकल 368 के अंतर्गत कुछ ऐसा संशोधन किया जा सकता है जिससे मौलिक अधिकार आपके कुछ हटाए जा सकते हैं। यानी यहां पर मौलिक अधिकारों में संशोधन करना पार्लियामेंट का अधिकार है, ये मान लिया गया शंकरी प्रसाद केस में। फिर अगला एक और केस आया, वो है सज्जन सिंह केस। सज्जन सिंह केस में भी यही बात कही गई कि भाई ये 1965 में आया कि जो मौलिक अधिकार है उनको संशोधित कर सकती है पार्लियामेंट। फिर इसके बाद एक और केस आया जिसको 1967 में लाया गया, ये था गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट अपने बात से पलट गई। यह 11 जजों का एक बेंच था। इन्होंने ये निर्णय दिया कि नहीं भाई, मौलिक अधिकार में चेंज नहीं कर सकती गवर्नमेंट। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो संविधान संशोधन की शक्ति दी गई है पार्लियामेंट को, उसमें मौलिक अधिकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। अब ये बड़ा उल्टी स्थिति थी गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट ने तुरंत एक नया संविधान संशोधन किया। उस समय इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी। उन्होंने 24वां संविधान संशोधन किया और आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 को संशोधित कर दिया। उसमें चीजें कुछ लिख दी गई। क्या चीजें लिख दी गई कि आर्टिकल 13 में लिख दिया गया कि भाई जो 368 के द्वारा हम संविधान संशोधन कर रहे हैं, मौलिक अधिकार या संपत्ति के अधिकार को जो ले रहे हैं, वो 13 के अंतर्गत विधि नहीं मानी जाएगी। और 368 में लिख दिया गया कि भाई जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया और शक्ति दोनों पार्लियामेंट में निहित है और वो आर्टिकल 13 के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा में नहीं आएगी। लेकिन 24वें संविधान संशोधन को फिर चैलेंज किया गया। जो 24वां संविधान संशोधन था 1967 को, इसको चैलेंज किया गया। और इसको जब चैलेंज किया गया तो केशवानंद भारती केस आया। 24वां संविधान संशोधन 1971 का केस है। तो फिर केशवानंद भारती केस आया, जिसका जजमेंट 24 अप्रैल 1973 को आया। इस केस में जो न्यायपालिका थी उसने कहा कि नहीं भाई ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि 368 के अंतर्गत आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं और मौलिक अधिकार का भी संशोधन कर सकते हैं, लेकिन आप जो भी मौलिक अधिकार के अलावा संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकते हैं। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने मान ली, लेकिन उसमें एक क्योंकि लगा दिया। उन्होंने कहा कि जब आप ये संशोधन करेंगे तो आप ये ध्यान रखेंगे संविधान का कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है, उस बेसिक स्ट्रक्चर को आप नहीं तोड़ सकते। इसको कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो संविधान में कुछ मूल संरचनाएं हैं। तो गवर्नमेंट ने पूछा कि भाई क्या क्या मूल संरचनाएं आप हमें बता दें। उनका हम आगे अलग अलग वादों में बताते रहेंगे कि क्या क्या मूल संरचनाएं हैं, लेकिन आप जो भी करेंगे उस विधि को हम क्या करेंगे, न्यायिक समीक्षा करेंगे, और जो भी विधि नई बनेगी उसमें देखेंगे कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को तोड़ रहे हैं या नहीं तोड़ रहे हैं। तो ये बड़ा एक दूरगामी निर्णय हुआ केशवानंद भारती केस में, जो कि 1973 में आया। फिर गवर्नमेंट आई, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट जो थी वो उन्होंने क्या किया, 42वां संविधान संशोधन कर दिया। और 42वां संविधान संशोधन में मूल अधिकार 13, 368 नहीं, प्रस्तावना में भी संशोधन कर दिया, बहुत सारी चीजें संशोधित कर दी और कहा कि पार्लियामेंट को संविधान संशोधन की असीमित शक्ति प्राप्त है और उस पर जुडिशियल रिव्यू हो ही नहीं सकता। आर्टिकल 13 को भी संशोधित कर दिया कि भाई जुडिशियल रिव्यू कहीं पे आप नहीं कर सकते। संविधान अगर उसको, क्योंकि पार्लियामेंट का है, सुप्रीम है, वो पूरे संविधान को बदल सकती है। लेकिन फिर गोलकनाथ केस आया और गोलकनाथ केस फिर मिनर्वा मिल केस आया 1980 में। और मिनर्वा मिल केस में ये कहा गया कि नहीं भाई, जो भी आप निर्णय ले रहे हैं, वो निर्णय या जो भी विधि आप बना रहे हैं, वो विधि, वो कानून न्यायिक समीक्षा के परे नहीं है, क्योंकि न्यायिक समीक्षा जो है वो जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो आप भी जरा इन सारे प्रक्रियाओं को देखते हुए ये बताएं हमें कमेंट में कि क्या न्यायपालिका सही है या कार्यपालिका सही थी, या शुरू में जो न्यायपालिका ने ये माना था कि भाई आप सुप्रीम है, कार्यपालिका सुप्रीम है या पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन गोलकनाथ केस के बाद ये चीज बिल्कुल उलट दी। तो शुरू में क्यों नहीं माना, और नहीं माना तो क्या वो सही था, और बाद में माना तो क्या अब सही है कि आप
जो कार्यपालिका का कार्य है उसमें इंटरफियर कर रहे हैं।